बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। गुज़िश्ता रात जब हम सोए थे तो हमें यह खौफ था कि सीज़ फायर की आखिरी रात है, ऐसा ना हो कि आने वाले रोज़ दोबारा जंग उसी तरह शुरू हो जाए और इंसानी जानों का ज़िया और नुकसान देखा जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र कि पाकिस्तान की मेहनत की बदौलत सीज़ फायर को एक्सटेंशन मिली। डोनाल्ड ट्रंप साहब की ट्वीट में यकीनन जिक्र किया गया पाकिस्तान की लीडरशिप का, जिसमें सबसे पहले फील्ड मार्शल साहब सैयद आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया कि उनकी मेहनत की बदौलत प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की मेहनत की बदौलत ये सीज़ फायर एक्सटेंड हो गया है। लेकिन ये नहीं मालूम कि कितना एक्सटेंड हुआ है। इस वक्त जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ की सूरत हाल है वो मैं आपको बताऊँ कि तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ईरान से रिपोर्ट कर रही है कि ईरानी लीडरशिप आज भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएगी अगर यूएस नेवी अपना ब्लॉकेट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ का, जहां उन्होंने ईरान के पोर्ट से निकलने वाली सारी कश्तियों का निशाना बनाया हुआ है, उनको रोक रहे हैं, वो ख़त्म किया जाए। साथ ही साथ आज ये खबर भी आई कि ईरानी फोर्सेस ने आज 2 जहाज़ों पर हमला किया, उनको नुकसान पहुँचाया और वापस मुड़ने पर भी मजबूर कर दिया गया। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि वर्ल्ड इकॉनमी इस वक्त क्रम्बल्स में है, बड़ी मुश्किलात का शिकार है। दुनिया के बहुत सारे मुल्क हैं इंक्लूडिंग इंडिया, जहाँ पर गैस की किल्लत से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, खाना पकाने में लोगों को मुश्किलात का सामना है और गैस की शॉर्टेज तो पाकिस्तान को भी फेस करनी पड़ेगी अगर ये सूरत हाल चली। लेकिन जो करंट इकनॉमिक सिचुएशन है, ये सीज़ फायर की सूरत हाल और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ की सूरत हाल अगर 2 हफ्ते भी आगे चली तो यकीनन इसका जो इम्पैक्ट है वो बर्दाश्त करना दुनिया के बहुत सारे लोगों के लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि इस सिचुएशन के ऊपर प्रोग्रेस हो, पेशरफ्त हो, मुज़ाकरात हो, एग्रीमेंट हो, बात आगे बढ़े। और एग्रीमेंट में तकरीबन आप जानते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी तो दिखाई गई है, लेकिन जो यूरेनियम इनरिचमेंट की डिग्रेडेशन की बात की जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे तज्ज़ियाकारी आकर कह चुके हैं कि जब तक वाइट हाउस का इंटरनेट बंद नहीं किया जाएगा तब तक मुश्किलात बरकरार रहेंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट्स की वजह से उनके ऊपर कभी इनसाइडर ट्रेडिंग के इल्ज़ाम लगते हैं कि उनकी ट्वीट से पहले बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स कर दी जाती हैं मार्केट्स के अंदर और जैसी तेज़ी आती है तो फिर सेलिंग देखी जाती है। और ये इल्ज़ाम हमेशा लगता आया है जब से उन्होंने वेनेजुएला में कार्रवाई करके किडनैप किया उनके लीडर को, क्यूबा के अंदर कार्रवाई की और अब ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा, अपने मेहमानों को इंतजार नहीं करवा सकता, मेरे साथ बड़े कमाल में मौजूद हैं, वेलकम करूँगा उन्हें। सबसे पहले ईसार राना साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान के नामवर तज्ज़ियाकारों में से एक हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। IR एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन पवर साहब, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमेशा हमारी इज़्ज़त में इजाफा करते हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन के। आई एम रियली ऑनर्ड, ग्रेटफुल, ऑब्लाइज। सारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा ईसार राना साहब आपसे। ईसार साहब, आप हमेशा गवर्नमेंट के मेहनत के ऊपर एक क्रिटिकल रिव्यू रखते हैं और आपकी नज़र में आज तो हमें खुश होना चाहिए बहुत ज़्यादा अपनी लीडरशिप से, फील्ड मार्शल साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से फ़ख्र करना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क ने दुनिया की इतनी बड़ी ताकतों के दरमियान जंग के दौरान सीज़ फायर भी करवाया और अब सीज़ फायर में एक्सटेंशन भी हुआ। योर ओपिनियन ईसार साहब? इसमें तो कोई शक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान में पूरी दुनिया को अपना जो इमेज हमारे लिए बना हुआ था उसको एक नया रंग दिया और दुनिया ने तस्लीम किया। मैं तो ये कहता हूँ कि सलामती कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा ख़त्म हो गई है, अब दुनिया में इस वक्त सलामती कौंसिल इस्लामाबाद है, जहाँ दुनिया अपने आके मसाइल हल कराती है, अपने झगड़े निपटाती है। तो क्रेडिट गोज़ टू एवरीबॉडी जिन्होंने इसमें अपना किरदार अदा किया। और वो लोग भी जिन्होंने इस्लामाबाद पिंडी में कुर्बानियां दी हैं, स्कूल बंद है, कोर्ट्स बंद है, हर चीज़ बंद है, उनके लिए भी बहुत सारी सेक्रीफाइसेस हैं जो उन्होंने दी हैं पाकिस्तानियों ने। अब आप देखें ना, मुझे कहते हैं मैं हुकूमत पे वो करता हूँ, आप मुझे जान के ना एक गेम देते हैं खेलने। मैं तो सर बता रहा हूँ कि उन पाकिस्तानियों ने कुर्बानी दी है, मैंने गेम जान के नहीं दी है सर। यकीन एंकर है कि आप इतनी खूबसूरती से ईसार राना अगर तारीफ करता है ना तो आप कहते हैं कि केड़े पासे टुर पे हैं, तेरा ये रास्ता नहीं है, तू इस तरफ आ, मैं तुझे खिलाता हूँ। देख मैं बताता हूँ किस पे बात करनी है यार। अब मैं आपको सलूट करता हूँ कि आप कमाल आदमी है, मैं तारीफ कर रहा हूँ अपने भाई, लेकिन एक बात सुन ले मेरी आप, मुझे जो पंजाबी का एक मुहावरा है कि डिगे खोती तो ते गुस्सा को म्यार। मेरी पंजाबी कमजोर है, समझाइएगा अभी। मैं समझाता हूँ कि हम बाज़-औक़ात गधे से गिरते हैं और कुम्हार के ऊपर गुस्सा निकालते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये मुज़ाकरात अगर खुदा ना खास्ता नाकाम हो गए तो पाकिस्तान के गले ना पड़ जाएं, क्योंकि अमेरिका ने फिर ये गुस्सा कहीं निकालना है। हम अमेरिका से बहुत सारे वादे करते हैं। नहीं, मैं आपको डॉक्टर साहब से भी पूछवाऊंगा, पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन है सर, मुज़ाकरात नाकाम हो या कामयाब हो, पाकिस्तान जीत गया है। मैं तो पाकिस्तान की फतह के साथ हूँ।
अल्लाह पाकिस्तान को नजर बद से बचाए। लेकिन मैं एक तजियाकार हूँ, मुझे तो जो सामने नजर आता है मैं उसकी बात करता हूँ। ठीक है, आज ईरानी दबे दबे लफ्जों में ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने टाइम एक्चुअली गेन किया है नए हमलों के लिए। ये बात मैं आपके प्रोग्राम में आपसे 1-1.5 हफ्ते पहले भी कह चुका हूँ कि ये सीज फायर का अमेरिका को क्या फायदा हुआ है। आपके साथ ही बात की थी मैंने। तो आज हम वो भी यही कह रहे हैं, ट्रंप ने कल यही कहा है कि हमें इस सीज फायर से मौका मिल गया कि हमने अपने असले सीधे कर लिए और हम दोबारा ताकत से आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये विन विन सिचुएशन हो सकती है, लेकिन इन द लॉन्ग रन हमारे लिए चैलेंजेस खत्म नहीं हुए। हमें ये जंग खत्म करवानी है तो हमारी जो है ना फतह होगी। अदरवाइज मुझे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की नफ्सियात का पता है, दुनिया में 2 लोगों के ट्वीट्स ने हमेशा दुनिया को हिला के रख दिया है, एक डोनाल्ड ट्रंप, एक इमरान खान। इमरान खान के ट्वीट्स बंद हो गए, डोनाल्ड ट्रंप के बंद नहीं होने वाले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इतने ताकतवर लोग नहीं है कि उसके ट्वीट बंद कर दें। बिल्कुल ठीक सर। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन परवर साहब, आप बहुत क्रिटिकली एग्जामिन कर रहे हैं पूरी सिचुएशन को ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस वक्त पाकिस्तान का मकाम, लेट्स स्टार्ट विद पाकिस्तान। आपकी नज़र में आज पाकिस्तान ने क्या इज्जत हासिल की, और जो बात हो रही थी विन विन सिचुएशन की, डॉक्टर साहब उस पर भी रोशनी डालिएगा। जतोई साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। आपको, आपके मेहमान को, आपकी पूरी टीम को, आपके देखने वालों को सलाम। देखें, ये पूरी दुनिया की जीत है, और ये अगर शिकस्त है तो वो भारत और इजराइल की शिकस्त है। जो वो नैरेटिव कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, जो बयानियां बना रहे थे, ये उसकी शिकस्त है। जो उनकी 3D पॉलिसी थी, डेमोनाइजिंग, डिस्टेबलाइजिंग, डिट्रैकिंग पाकिस्तान और साउथ एशिया में जो ममालिक हैं और मुस्लिम दुनिया है, उसको किसी हद तक नाकामी हुई है। लेकिन मामला यहाँ रुकता नहीं है, मामले को आगे लेके जाना है, मामले को कामयाब बनाना है, और कामयाबी के चांसेस 70% बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नजर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो यूनाइटेड नेशन के अंदर परमानेंट मेंबर एंड सफ़ीर हैं ईरान के, अमीर सईद इरवानी, उन्होंने इस बात की वजाहत की है कि अगर नेवल ब्लॉकेट हट जाता है और जो हॉस्टेजेस, जो क्रू मेंबर्स हैं 2 वेसल्स के ईरानी, वो अमेरिका रिलीज कर देता है, तो हम इस्लामाबाद में बातचीत के लिए आना चाहते हैं। ईरानी भी चाहते हैं बातचीत, अमेरिकन भी चाहते हैं बातचीत। अमेरिका के लिए तो हालात बड़े नाजुक हैं। मैं, अगर मुझे थोड़ा टाइम दे तो मैं सिर्फ मुख्तसरन सबको टच करूंगा। पहले ये कि अमेरिका, देखें, 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं पावर के, एक इकोनॉमी है, दूसरा मिलिट्री मसल्स है। मिलिट्री मसल्स की जो क्रेडिबिलिटी है वो बुरी तरह डेंट हुई है इस वॉर के अंदर, और यही वजह है कि जो पेंटागन के चीफ हैं जनरल डैन कैन, उनके हवाले से जो नई खबर आई है, लैरी जॉनसन ने उसका इंकशाफ किया है, जो 1980 की दहाई और 90 की दहाई में इंटेलिजेंस के एजेंसी के अंदर बड़ी अच्छी पोजीशन पे थे, स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर भी उन्होंने काम किया, कि न्यूक्लियर बटन का मामला जो है उस पर जनरल डैन कैन ने मुखालफत की। जब इस जंग का आगाज हो रहा था तो प्रोफेशनल अंदाज से उन्होंने इसके कंसिक्वेंसेस की तरफ भी निशानदेही की थी। जेडी वेंस साहब ने भी की थी। इसके अलावा स्टेट डिपार्टमेंट परेशान है, पेंटागन के अंदर खामोश बगावत नजर आ रही है। अमेरिका की जो 20वीं सेंचुरी की जो वॉरफेयर है, इसमें नो डाउट उनके पास बहुत ही कमाल का फायर पावर है। 24 घंटे 48 घंटे में मेजर वॉर कहीं भी दुनिया के हिस्से में वो उसका आगाज कर सकते हैं। दूसरा मसला है इकोनॉमी। इकोनॉमी की कंडीशन ये है कि $40 ट्रिलियन का कर्जा है, 123% ऑफ जीडीपी बनता है, $6 बिलियन योमिया उसमें इजाफा हो रहा है। गैस की प्राइजेस के बारे में जो उनके सेक्रेटरी ऑफ टेरियरी है स्कॉट बेसेंट, उनका कहना है कि 2027 तक गैस की प्राइजेस ऊपर ही जाएगी, ये स्टेबल नहीं होंगी, और एन मुमकिन है पर गैलन जो है $5 तक ये मसला चला जाए। और फिर अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं, यानी आप मार्क कार्ने को ले लीजिए, वो कहते हैं दहाइयों पर मुश्तमिल जो इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम है, या जो आयरन डोम के नमूने के ऊपर गोल्डन डोम बनाना था $40 बिलियन का, उससे हम पीछे हट रहे हैं। यूरोप इस वक्त डिमांड कर रहा है कि इजराइल के साथ जितनी भी ट्रीटीज हैं उसको तोड़ दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, एटलीस्ट सैंक्शन किया जाए। स्पेन तो कह रहा है सैंक्शन करें, डेनमार्क कह रहा है आइसोलेट करें ना। वियतनामीज, ताइवानीज जो है वो इस वक्त चाइना के साथ राब्ता कर रहे हैं। मिडल ईस्टर्न जो है वो अल्टरनेटिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अब पता चल रहा है कि कतर भी आपके साथ डिफेंस एग्रीमेंट करने जा रहा है। और जो क्वाड है आपका, जो पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की का है, इसमें दूसरे ममालिक भी ख्वाहिशमंद हैं कि वो इसका हिस्सा बने। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो अमेरिका की जंग लड़ने जैसी नहीं है। 53% जो रिपब्लिकन हैं वो जंग की मुखालफत कर रहे हैं, अमेरिका में 73% इसकी मुखालफत कर रहे हैं।
तो कहने का मकसद हालात अमेरिका के लिए अच्छे नहीं है और खुद ईरान के लिए भी अच्छे नहीं है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 270 बिलियन डॉलर से लेकर तकरीबन 1 ट्रिलियन डॉलर तक का उनको नुकसान हुआ है। तो जंग लड़ी जाती है इसलिए कि आप अपने अहदाफ का हुसूल करें। अब जो हदफ है उसके लिए जो आपने इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया है वॉर को, वो तो एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है और वेल डिफाइंड गोल के लिए होती है। आपने बैठना तो टेबल के ऊपर ही है और टेबल पे मामलात को तय करना है। उसका माहौल पाकिस्तान ने बनाया है और यही वजह है कि इस वक्त अमेरिका में जो 2026 के इलेक्शंस की मीडिया एनालिसिस आ रही है उसमें फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका पाकिस्तान का तस्करा हो रहा है कि पाकिस्तान स्टेबलाइजर है मिडिल ईस्ट में, मीना रीजन में, उसका होना वहां पे जरूरी है। और वो सजेस्ट कर रहे हैं अमेरिका को भी कि वो जो अपने माशी और तस्वीराती जो ताल्लुकात हैं और अलायंसेज हैं उसको रीमेक करे, नए अंदाज से आगे आए। वो विन विन सिचुएशन का जिक्र कर देंगे भाई, पाकिस्तान की विन विन सिचुएशन है कि नहीं? बिल्कुल पाकिस्तान की है, पाकिस्तान का कदोकाठ बड़ा है और ये तो ईरानी भी तस्लीम कर रहे हैं, अमेरिकन भी, और पूरी दुनिया भी आपको फोन कॉल कर रही है। लेकिन इसमें जरूरी ये है कि हमारे मीडिया के लोग और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दे हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल गिविंग एनी स्टेटमेंट, और उससे ये तासुर न जाए कि आपका टिल्ट है, बिकॉज जो मीडिएटर होता है उसे स्ट्रिक्टली न्यूट्रल होने की जरूरत होती है। तो मेरा ख्याल है दोनों पार्टीज का ट्रस्ट है, इसे हमने विन किया है और नतीजा जो भी निकले, ये जो क्रिस्टाइन फेयर है उनका कहना है नतीजा इस बातचीत का जो भी निकले, लेकिन पाकिस्तान ने तो अपने मौजूदा करके दिखा दिया है और सफारती और सियासी लिहाज पे उसका जो कदो काट है वो बुलंद हुआ है और पाकिस्तान इस वक्त सफारती कार्रवाइयों का मरकज है दुनिया में। और जिस तरह आपके मेहमान ने बजा तौर पे कहा कि ये काम तो अक़वाम मुत्तहिदा को करना चाहिए था, पाकिस्तान ने वो काम किया है, तो जिम्मेदारी है, चैलेंजेस भी बड़े हैं। मेरा ख्याल है इंडिया इजराइल खामोश नहीं बैठेंगे और वहां से जो बयानात आ रहे हैं कि ईरान से ज्यादा तुर्की और पाकिस्तान उनके लिए खतरा बन गए, तो वी हैव टू बी बिट केयरफुल। वी हैव टू बी अ बिट केयरफुल। ये जो केयरफुल वाला वर्ड मुनव्वर साहब ने यूज़ किया, इसार साहब, इसको लेकर मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ कि हमें किन किन चीज़ों के हवाले से केयरफुल होना चाहिए। हम दुनिया के मसले तो हल कर रहे हैं पर हमारे अपने घर के अंदर ही बहुत सारे मसले हैं, आपकी राय क्या है इसके ऊपर? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ने हमें एक इज्जत दी और हमने उस सिचुएशन में बेहतरीन अंदाज में सिफारतकारी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान दुनिया में माना जाता है कि हमने अमन के लिए बहुत काम किया, लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर भी ये बात मानी जाती है? क्या पाकिस्तानी भी इस बात से मुतमईन है? क्योंकि जब हम ही ना महके फिर साहेब तुम बाद सबा कहलाओ तो क्या, मैं तन्हा था मैं तन्हा हूं, तुम आओ तो क्या, ना आओ तो क्या। तो जब तक पाकिस्तानियों की जिंदगी के अंदर अमन नहीं आएगा, मैं समझता हूं कि ठीक है मौजे दरिया में पर बैरून दरिया कुछ नहीं। पाकिस्तान में जब तक आप अमन नहीं लाते, अमन से मुराद पाकिस्तान में ये नहीं है कि कोई लोग गने पकड़ के फिर रहे हैं, इस सियासी इस्तेकाम जब तक आप नहीं लाएंगे, जब तक आप पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनका ये यकीन बहाल नहीं करेंगे कि जो उनका वोट की हुर्मत है, जो उनकी पॉलिटिकल आज़ादियां हैं। आज एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पढ़ लें आप जो आई है, तो जब तक हम अपने अंदर पाकिस्तान की तरफ, मैं बिल्कुल क्रेडिट देता हूं पाकिस्तान की क़यादत को जिन्होंने दुनिया के अंदर इतना अच्छा काम करके दिखाया, लेकिन ये अच्छा काम अगर हम ईरान को और अमेरिका को आमने सामने बिठा सकते हैं, जिन्होंने ईरान के 270 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी तबाह कर दी बमबारी से, जिन्होंने वहां उनके सबसे मोहतरम कायद को शहीद कर दिया, जिन्होंने उनके साइंसदानों को शहीद कर दिया, उनके 150 से ज्यादा बच्चियों को स्कूल में शहीद कर दिया, उन्हें हम एक टेबल पे बिठा सकते हैं, तो हम आपस में क्यों नहीं बैठ सकते? आपस में ऐसा क्या हो गया है कि हम एक दूसरे को अपने बैठ के मामलात को हल नहीं कर सकते? ये कब तक ये जो अदम इस्तेकाम है ये हम बर्दाश्त करेंगे? कब तक हम इस तरह लेके चलेंगे? मैं एग्री करता हूँ, तो हमें कि सियासी अदम इस्तेकाम, मुआशी अदम इस्तेकाम खत्म होना चाहिए। अगर हम दुनिया के मसले हल कर सकते हैं तो अपने घर के मसले क्यों नहीं हल कर पा रहे हैं? दुनिया के बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिनकी ख्वाहिश है कि जंगें बढ़ें। हम जानते हैं कि मोदी को एक जंगी जुनून है और उसने आज से 1 साल पहले पहलगाम में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हुए पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत की थी।
जिसका उसे मुंह तोड़ जवाब बुनियानुल मरसूस और मार्काए हक में मिला। एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि दुनिया की सुपर पावर्स का जो डिफेंस बजट है, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, तजवीज़ ये पेश की गई है कि अगले साल अमेरिका का दिफाई बजट 1500 अरब डॉलर 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स होगा। इससे मालूम पड़ता है कि वॉर इकोनॉमी बढ़ती जा रही है और जंगें भी आने वाले वक्त में इसी तरह होती रहेंगी और अल्लाह करे कि पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे जंगें रोकने में। लेकिन ये जो लोग हैं दुनिया में जो बड़े ताकतवर समझते हैं अपने आप को, चाहे वो बेंजामिन नेतन्याहू हो, नरेंद्र सिंह मोदी हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, इनके ऊपर जंगी जुनून सवार है। और लेट्स स्टार्ट विद मोदी। मुनव्वर हुसैन पवर साहब, मोदी की करंट सिचुएशन, पहलगाम को 1 साल हो गया, क्या इंडिया ने कोई सबक सीखा या नहीं, या फिर एक और सबक उनको सिखाना पड़ेगा? पवर साहब, यू विल स्टार्ट सर। मोदी की जो हुकूमत है वो एक मजहबी मंत्रा के ऊपर है जिसे हिंदुत्वा कहते हैं, और मैं इसकी जो लेटेस्ट फॉर्म है वो मुदित्वा है। हिंदुत्वा तो अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में भी था, लेकिन उसके अंदर एलिमेंट ऑफ रैशनैलिटी था। इस वक्त 3R फिनोमेना मोदी की पॉलिसी में नजर आ रहा है कि रिएक्टिव पॉलिसीज हैं, रिप्रेसिव हैं और रिपल्सिव हैं। उसमें आपको एलिमेंट ऑफ रैशनैलिटी नहीं है। और एन हिंदुत्वा मैकियावेलियन जोशवाइट्स जो फिलॉसफी है उसके मुताबिक है। कनिंग डिप्लोमेसी नजर आती है, रिप्रेशन नजर आता है, इमोरल यूज ऑफ पावर आपको नजर आता है, डिसेप्शन नजर आता है। और वो दरेक इससे नहीं करते कि वो अपने लोगों पे हथियार चलाते हैं, खित्ते के ममालिक के अंदर इंटरवेंशंस करते हैं या फिर एक रीजन का या दुनिया का अमन खराब करते हैं। उनका मकसद एक ही है। बदकिस्मती से जो वाशिंगटन डीसी में भी जो लोग बैठे हैं, जिसके बारे में जॉन मिरशाइवर कहता है कि बंच ऑफ फूल्स दे आर सिटिंग इन द व्हाइट हाउस, जो अपने ही पांवों पे खुद शूट कर रहे हैं। इसी तरह से जो भारत के अंदर रिजीम है और बदकिस्मती से जो इजराइल के अंदर नेतन्याहू जो बैठा है, इन तीनों ने मुल्कों की, अपनी ममालिक की तकदीर को खतरे में डाल दिया है। अमेरिका सुपर पावर के स्टेटस से नीचे गिर पड़ा है। इंडिया के बारे में अब ये तशवीश है कि वो टूटने की तरफ जा रहा है। अगर मैं बीइंग पाकिस्तानी कहूं तो शायद ये गलत होगा, कहेंगे कि जज्बाती है। अदरवाइज जो खशवत सिंह उनके बड़े नोन नॉवेलिस्ट हैं, 2003 में उन्होंने एंड टू द इंडिया किताब लिखी। उन्होंने कहा ये जो ट्रेंड चल रहा है इस वक्त, अगर ये जारी रहा तो भारत की इकाई मुश्किल में पड़ जाएगी। अवैध शुक्ला ने किताब लिखी है कि जो डेमोक्रेसी है उसका टाइटल है डिसअपियरिंग डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। तो वो हमें नजर आ रही है जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है। उसके अलावा होली काउज एंड एक्सपेंशन ऑफ बफर जोन उन्होंने किताब रिसेंटली लिखी है, जिसमें वो कहते हैं कि सेंट्रल इंडिया से और नॉर्थ इंडिया से जो बफर जोन है वो साउथ इंडिया की तरफ जा रहा है। अब साउथ इंडिया जो है वो लिबरल भी है और साउथ इंडिया जो है वो इंडिया की इकोनॉमी का इंजन है। अगर उसके अंदर भी ये बफर जोन और ये मजहबी इंतहा पसंदी आ जाती है तो भारत गलत रास्ते पे जाएगा। अब भारत इस सारी खामियों को छुपाने के लिए अपने पड़ोसी ममालिक पे एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा करता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, फॉल्स फ्लैग नैरेटिव बनाता है। आपको याद होगा EU डिसइंफो लैब पकड़ी गई और आपको यह भी याद होगा कि जॉर्ज सारो ने स्टेटमेंट दी थी कि इंडियन डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा तो मोदी के साथ है। करेक्ट। और फिर आपको चंद दिन पहले उनके लेफ्टिनेंट जनरल जो रिटायर्ड रमेश पवार हैं, इस बात को उन्होंने तस्लीम किया। अजीत डोवल ने इस बात का कई दफा जिक्र किया। उनके एक रिटायर्ड मेजर साहब हैं, वो बड़े फनफनाते फिरते हैं, उन्होंने कई दफा इस बात को का इज़हार किया है। आपने अपने सोशल मीडिया पर बताया था अजीत डोवल जब सऊदी अरब पहुंचा तो उसको रिसीव करने के लिए वो एयरपोर्ट स्टाफ आ गए थे और बड़ी उनकी इज्जत अफजाई हुई वहां पे। अब पवर साहब, विद योर परमिशन आई वुड लाइक टू वेलकम ब्रिगेडियर हारिस नवाज टू द डिस्कशन। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, अस्सलाम वालेकुम। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुल्क के साबिक सूबे रह चुके हैं, नामवर दिफाई तज्जियाकार भी हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। अस्सलाम वालेकुम। ब्रिगेडियर साहब, अ फ्यू वर्ड्स ऑन पाकिस्तान सक्सेस। हमने जो कामयाबी समेटी है और साथ साथ पहलगाम को भी 1 साल हो गया है, मोदी के हाल पर भी कुछ बताइएगा। ब्रिगेडियर हारिस नवाज। ये पहलगाम में ये एक जो स्टेट ड्रामा था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, मैं तो ये कहूँगा कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए इंडिया का कि वहाँ से पाकिस्तान का जंप ऑफ स्टार्ट शुरू हुआ और आज जिस स्टेज के ऊपर हम हैं, आसमान की बुलंदियों पर हैं और इंडिया समुंदर की गहराइयों में दफन हुआ। बिकॉज वहाँ से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, झूठ बोला, 10 मिनट में FIR काट दी, ना इन्वेस्टिगेशन की, ना इंक्वायरी की। हमने दुनिया ने सब दुनिया ने कहा कि इसकी इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करें। वी सेड हमें एक्शनेबल एविडेंस दें, वी विल टेक एक्शन अगर हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट है। वो भी नहीं की। उसके बाद आपके सामने कि जितना हमने कहा
उसके बाद सोचे समझे मंसूबे के तहत इन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया 6-7। और उसके बाद बहाना ये लगाया कि हम आपकी जो टेररिस्ट कैंप से जा रहे हैं, जबकि मस्जिदों पे, औरतों बच्चों पे अटैक कर दिया, बावलपुर में, मुरीदके में, कहाँ अगर आपको अच्छी तरह याद हो, हर जगह पर उन्होंने अटैक किया। तो इसके साथ फिर उसके बाद फिर हमने फिर भी प्रोवोकेट बी केप्ट क्वाइट, हमने कहा लेट सी कि शायद इनको अकल आ जाए। देन व्हेन दे स्टार्टेड फायरिंग ब्रह्मोस मिसाइल, और उसके बाद ड्रोन पे ड्रोन्स आ रहे हैं, और ये 8 और 9 की नाइट को आपको रिमेंबर होगा, फिर हमारी अर्ली मॉर्निंग नमाज के टाइम में DGI पे ने कहा नाउ वेट विल टेल यू। और फिर जो इनको हमने को हाल किया ना इनकी फौज का, और इनके ऊपर जो हमने मिसाइल किए मारे इनको, उसके बाद इनके ऊपर साइबर अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इनके जहाज गिरा लिए 8, हम इससे ज़्यादा गिरा सकते थे। और क्रेडिट दें फील्ड मार्शल यासिर मुनीर को कि उन्होंने अपनी पेशा वराना सलाहियतों के मुताबिक पूरी कौम को इकट्ठा किया, और उसके बाद जब हमने बिलान मरसूद में अटैक किया तो ये 2 दिन के अंदर इनको जो शिकस्त फाश हुई, ये आपको याद होगा, ये पहुँच गए जाके अमेरिका के बाद कि खुदा के लिए हमें पाकिस्तान से बचाओ, हमारा बुरा हाल हो गया है। हमने इनकी, अगर याद हो, ग्रेड्स इनके 70% न्यू दिल्ली अंधेरे में चला गया। इनकी हमने कोर चीफ आर्मी स्टाफ की मीटिंग और कोर कमांड की हमने वो हैक कर ली। यहाँ तक हमने फिर इनके S-400 हमने उड़ा दिए, इनके एमुनिशन डप उड़ा दिए, एयर बेसिस जहाँ जहाँ थे इन्होंने हमारे मिसाइल फायर सारे हमने इनको उड़ा के रख दिए। तो इसके बाद जो हमारा हुआ कि हम एक रीजनल स्टेबलाइजर बन गए, इंडिया आइसोलेट हो गया। प्रेसिडेंट हमने फील्ड मार्शल को बुलाया, और वहाँ से ही रियलाइज, जब फील्ड मार्शल ने उनको ब्रीफ किया, देन ही रियलाइज कि ही इज रियली प्रोफेशनल जनरल, और वहाँ से उनकी लाइकिंग डेवलप हुई है जो आज तक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और उसके बाद आप देख लें कि हम इस वक्त जो हम रीजनल स्टेबलाइजर हैं, दुनिया हमारे से स्ट्रेटेजिक मुआहदे करने चाह रही है, बातचीत करना चाह रही है। हम उसके बाद अब आप पीस कीपिंग में देख लें, हमने दुनिया को बता दी कि पाकिस्तान पीस लविंग कंट्री, पीस कीपर है, और एक छोटा मुल्क सुपर पावर का, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ईरान का जो एक 47 साल से आपस में दुश्मनी थी, वो हमने उनको एक छत में एक कमरे में लाके बिठा दिया। दिस इज अ बिगेस्ट गिफ्ट। एंड नाउ अभी आपके सामने कल भी फील्ड मार्शल ने उनसे बात की है कि आप अगर ये नेवल रॉकेट खोल दें तो ईरान की जैसे रिस्पॉन्स आएगी, फिर मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगी। इसे आई एम कंसिडरिंग, तो आई एम श्योर कि 1-2 दिन के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह। और ये पाकिस्तान में मुज़ाकरात दोबारा होंगे, यहीं पर इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन होगा, और ये दुनिया की हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान ने एक थर्ड आलमी जंग को रिवर्ट किया, दुनिया को तबाही धानी। शॉर्ट ऑन टाइम, सॉरी टू इंटरप्ट ब्रिगेडियर साहब। इसार साहब, आपका ओपिनियन, मोदी ने सबक सीखा कि नहीं? अब तो सीख गया होगा। नहीं, वो क्यों सीखेगा सबक? उसकी सर्वाइवल इसमें कि वो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव के साथ चले, तो वो कुछ और कर देगा इसके बाद, और इसके बाद कुछ और कर देगा। वो उसकी तो पूरी पॉलिटिकल जो डायनामिक्स हैं वो इस पे खड़ी हैं कि उसने पाकिस्तान के खिलाफ एक नफरत का वोट जो है उसे हासिल करना है, तो करेगा। हमें अपनी जो सरहदें हैं उनको देखना है, उन्हें मजबूत करना है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जो बहादुर अफवाज हैं उन्होंने आज तक पाकिस्तान की अपनी जानों की कुर्बानियां देके हिफाजत की है, और इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भारत को बेहतरीन जवाब ये है कि हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़े, उसके मुकाबले पे जाए, हमारा कौमी खजाना उसके मुकाबले पे जाए, हम मईशत में उनके से आगे जाएं, हम सकाफत में उनसे आगे जाएं, हम समाजत में उनसे आगे जाएं, हम जमहूरियत में उनसे आगे जाएं। खाली सरहदों पे जंग करने से फतह शिकस्त नहीं कौमों की जिंदगी बदलती, कौमों की जिंदगी बदलती है उनकी मनहसूल कौम तरक्की से। तो मेरी तो ख्वाहिश ये है कि हम इंशाल्लाह वो वक्त है कि हम भी सर उठा के कहें कि हमारे खजाने में भारत से ज्यादा पैसे हैं, हम कहें कि हमारी एक्सपोर्ट भारत के मुकाबले की है, हम कहें कि हमने इंपोर्ट कम करके अपने पैरों पे खड़ा होना सीख लिया है, हम कहें कि हमारे हुक्मरान बाहर ले जाके पैसे नहीं रखते, हम अपने कहें कि हमारे हुक्मरानों के बच्चे खरबोपति और हमारे बच्चे भूखे नहीं रहते, हम कहें कि हमारा कौमी खजाना सब कुछ कह दिया, कुछ छोड़ा नहीं है आपने सब कुछ कहकर। वो वक्त आया और इंशाल्लाह वो वक्त आएगा, हम भारत को बताएंगे कि हम उनसे बेहतर अक़वाम है, हम बतौर किरदार भी बहुत अच्छे लोग हैं और उनसे कहीं अच्छे लोग हैं, और अगर वो हमारी तरफ आंख उठा के देखेगा
तो हमारी बहादुर सिपाह जो है वो मौजूद है। 2023 में जब गजा में नस्ल कुशी का आगाज इसराइल ने किया, तब से हम रोजाना उसकी बात कर रहे हैं। जब से ईरान जंग शुरू हुई हम उसकी रोजाना बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ जंगें दुनिया में ऐसी हैं मुसलमान मुल्कों में जिनका हम जिक्र भी नहीं करते। अफ्रीका दुनिया का वो कॉन्टिनेंट जहां पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, सोना पाया जाता है, तेल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, और उनकी वजह से वहां पर खाना जंगी है, ताकत का मुकाबला है। चाहे वो सूडान हो, चाहे वो सोमालिया हो, चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो कॉन्गो हो, चाहे वो युगांडा हो, चाहे वो नाइजीरिया हो, ये सारे मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे खाना जंगी है। मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ रहती है, लेकिन सैडली नो वन टॉक्स अबाउट देम। मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ अपने मेहमानों से, और इसार राना साहब पहले आपसे, लोग क्यों नहीं इन मुल्कों की बात करते? मैं तो ये दुआ करता हूं कि पाकिस्तान जब ईरान और अमेरिका के दरमियान एग्रीमेंट करे, उसके बाद हमारी डिप्लोमेसी, हमारे लीडर्स अफ्रीका के मुल्क की तरफ अपना रुख करे और वहां पर जो खाना जंगी है, जो गजा में खाना जंगी है, जो लबनान में है, उसको भी खत्म करे। इसार साहब आप शुरू कीजिएगा सर। भाई देखें, एक बात मुझे बताएं कि इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर अगर नजर डालें तो हर जगह मुसलमान ही क्यों लड़ रहा है, मुसलमान ही क्यों मर रहा है, मुसलमान ही क्यों रुसवा हो रहा है। ये खाना जंगियां, ये मुसलमान आपस में जो लड़ते हैं, या ईरान सऊदी अरब के सामने खड़ा है, या उसने 34 मुल्कों की फौज बनाई, यमन के खिलाफ उसका इशू चल रहा है, इराक ईरान 10 साल आपस में लड़ते रहे हैं, हम अफगानिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, वहां पे वो एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबा है। तो क्यों नहीं पाया जो मुसलमानों की वो है माइंड, वो जो ज़हीन लोग हैं, वो क्यों इस बात को नहीं समझते कि आखिर वजह क्या है कि मुसलमान आपस में इस तरह एक दूसरे का गिरेबान पकड़ के एक दूसरे को, वो मारने वाला भी अल्लाह अकबर कह रहा था, मरने वाला भी 1400 साल पहले इसार साहब मालूम पड़ गया था कि मुसलमानों को हराना मुश्किल है, इसलिए आपस में लड़वा दो। तो फिर ये बात मुझे पता है और आपको पता है, तो उनको क्यों नहीं पता जो हुक्मरान है? वो उनको पता है, लेकिन वो अमेरिका के गुलाम है, वो अमेरिका के सख्त लफ्ज कहने लगा था, गुलाम है वो। किसी की इतनी जुर्रत नहीं। अमेरिका ने बाय डिजाइन मुसलमान हुक्मरानों को निशाने इबरत बनाया। कज़ाफी को मारा, अनवर सादात को मारा, जमाल अब्दुल नासिर को मारा, जुल्फिकार अली भुट्टो को मारा, शाह फैसल को मारा। जो मुसलमान हुक्मरान ने आंखें निकाली उसको मार दिया, और बता के मारा। भुट्टो ने खत दिखाया था कि ये देखे मुझे खत आया हेनरी किसिंजर का कि मैं तुम्हें निशाने इबरत बना दूंगा, और फिर हमने ही अपने हाथों से भुट्टो को फांसी दी, हमने ही अपने हाथों से उसे मारा, और आखिर मैंने 40 साल हाथ झाड़ के कहा ओहो गलती हो गई। वेल सेड इसार साहब, मेरे पास वक्त कम है, आई हैव टू मूव फॉरवर्ड, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। ब्रिगेडियर सर, योर ओपिनियन सर। देखिए, बात यह कि मुसलमानों को इस लड़ाई के बाद खास तौर पे जब भी ये हालात हुए हैं, नाउ ये एक रिविजिट करने की जरूरत है इस्लामिक ममालिक को कि दे कौन सी दुनिया में चीज़ है जिनके पास नहीं है। पैसा मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के पास है, लेबर, स्किल मैन पावर हमारे इस्लामिक ममालिक में, J-10, J-17 ड्रोन्स, तुर्किया, पाकिस्तान, वी आर ऑल डूइंग इट। व्हाई कैन दैट मनी बी रिवर्स्ड? तो ये हमारे इन बैंकों में यहाँ बाहर जाता है, पैसा फ्रीज हो जाता है। तो जब आप खुद यूनाइट हो जाएंगे 57 ममालिक, और आप स्ट्रॉन्ग होंगे मिलिटरीली भी, इकोनॉमिकली भी, फाइनेंशियली भी, लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटी, हर चीज़ बेहतर हो जाएगी, तो आपको कोई लड़ा नहीं सकता। अभी इजराइल ने कितनी कोशिश की, तो फील्ड मार्शल के ने इतनी थी कि उन्होंने ईरान को समझाया, वलिया किंग सऊदी अरेबिया को समझाया कि प्लीज डोंट डू अटैक ऑन ईच अदर, इट इज़ गोइंग टू बी सेल्फ डिस्ट्रक्शन। और ये इजराइल का जो एक ख्वाब है, ग्रेटर इजराइल का, वो उसका आसानी से ख्वाब पूरा हो जाएगा जब मिडिल ईस्ट पे सब तबाह, ईरान का हवा क्रिएट करके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का वेपन एमुनिशन अमेरिकन ने और इनको बेचा, और वो बेचा भी, और वो किसी काम भी नहीं आया, और वो आपके सामने वो डिस्ट्रॉय भी हो गया, और अमेरिका छोड़ के इजराइल की प्रोटेक्शन में चला गया। तो नाउ खलीज वाले की भी थिंकिंग चेंज होती है। तो ये चीज़ों को देखने की जरूरत है। आई एम श्योर ये आप अगर विजिट कर लें, रिविजिट करें, तो बहुत चीज़ें बेहतर होंगी, और होंगी, रियलाइजेशन बहुत तेजी से इसके ऊपर होगी। डॉक्टर पवर, योर ओपिनियन, क्यों हम अफ्रीकन कंट्रीज में खाना जंगी को देखकर अनदेखा कर देते हैं? पहली बात ये कि अफ्रीका कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं रहा किसी भी ग्रेट पावर के नक्शे के अंदर, और इवन जो मिडिल रेंज पावर है उनके नक्शे के ऊपर। दूसरा ये कि जो खाना जंगी का आगाज हुआ है यमन, सीरिया, लिबिया, उसके बाद आप लेबनान देख रहे हैं, और ईरान, और उससे पहले कतर पे भी हमला हुआ। इसके बाद मैं देख रहा हूँ कि मुस्लिम उम्मा इकट्ठे हो रही है। ये जो क्वाड की फर्स्ट मीटिंग थी, कतर के साथ डिफेंस एग्रीमेंट है, ये उसकी तरफ कदम बढ़ाना है। आगे जाके इंडोनेशिया, मलेशिया भी इसका हिस्सा बनेंगे।
रही बात यह कि हमें इसे दूसरे एंगल से भी देखना चाहिए। देखें, ये जो मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट है वो ये समझते हैं कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए हमेशा बड़ी ताकतें जाती हैं और उस जगह को एक्सप्लॉइट करती हैं। यूनाइटेड नेशन के अम्ब्रेला के तहत अफ्रीका में जितने भी ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन थे वो उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए थे, और यूनाइटेड नेशन का अम्ब्रेला इस्तेमाल होता था, पीस कीपिंग फोर्सेज इस्तेमाल होती थी, और उसकी खबर बाकी कहीं भी नहीं जाती थी। इसके अलावा आपको याद होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो किरदार रहा इस पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, इवन उन्होंने ये अमेरिका जो आज नई दुनिया है इसे भी उन्होंने आबाद किया था। और फिर हमें यह भी पता है कि इस वक्त जो चाइना और अमेरिका है उन दोनों के दरमियान में अफ्रीका के रिसोर्सेज के ऊपर कंपटीशन चल रही है। तो अफ्रीका में जो अब मामला खुल के आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि एक से ज्यादा ताकतें वहां पे दिलचस्पी ले रहे हैं, और इसको मजहबी नुक्ता निगाह के अगर आप अलावा देखें तो वो चाहते हैं कि अफ्रीका इसी तरह फंसा रहे, जबकि चाइनीज वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है और एक अलग तरीके से अपने मफादात को हासिल कर रहा है। अमेरिका जोरे बाजुओं पे यकीन रखता है, जिसे गनबोर्ड ऑफ डिप्लोमेसी कहते हैं। माचूमैन कैरेक्टर बड़ी वजाहत के साथ रिफ्लेक्ट होता है, चाहे वो ईरान का केस हो या अफ्रीका का केस हो। तो मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे अगर आप इसे देखें तो ये माशी मफादात की जंग है अफ्रीका के अंदर, लेकिन इन द ब्रॉडर कैनवास अगर आप देखें तो एक रियलाइजेशन आ रही है। आप देखें साउथ अफ्रीका का जो किरदार था गजा के ऊपर वो बड़ा नुमाया था, यानी किसी मुस्लिम दुनिया में से किसी एक मुल्क ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर केस नहीं दाखिल करवाया, साउथ अफ्रीका ने दाखिल किया, जिसपे आपने देखा कि उनके प्रेसिडेंट को किस तरह रिसीव किया गया व्हाइट हाउस के अंदर। तो मेरा ख्याल है रियलाइजेशन आ रही है, बल्कि मैं तो इसको मुस्लिम उम्मा से ज्यादा ग्लोबल साउथ के कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ। वक्त आ गया है कि ग्लोबल साउथ अपने स्ट्रक्चर्स को बनाए, और ग्लोबल नॉर्थ की जो अजारादारी है जिसके बारे में हेडले बुल ने कहा था अपनी किताब एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन सोसाइटी में, कि जो इंटरनेशनल सोसाइटी आज मौजूद है ये यूरोप की सोसाइटी का अक्स है। तो अब वक्त आ गया है कि आप अपने स्ट्रक्चर्स बनाएं, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, और जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है, और वो रियलाइजेशन हम ग्लोबल साउथ के ममालिक में आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनव्वर हुसैन पंवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ईसार। तमाम मेहमानों का बेहद मशकूर, शुक्रगुजार उनके कीमती वक्त के लिए। प्रोग्राम का इख्तिताम इस दुआ पे करता हूँ कि या अल्लाह मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद पैदा कर, ताकि दुनिया में जो मुसलमानों से लड़ रहे हैं उसका खात्मा हो सके। आप भी मेरे साथ कहिए आमीन। अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल करे। आई विल सी यू टुमारो। अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।